मैं जानता हूं कि बजट का शब्द आते ही लोग घबरा कर न्यूज़ चैनल बदल देते हैं, अखबार का पन्ना पलट देते हैं। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या उन्हें बजट में कोई दिलचस्पी नहीं? दिलचस्पी है, क्योंकि अगर आपका बजट बिगड़ जाए तो रात भर नींद नहीं आती है। लेकिन देश का बजट बिगड़ जाए या बन जाए, इससे आपको कोई सरोकार नहीं। आप चैनल क्यों बदल देते हैं? नहीं, आज हम आपका बजट के ताल्लुक से एक्सपीरियंस बदलने वाले हैं। आइए देखते हैं कि बजट असल में है क्या, जो अभी गुज़िश्ता दिनों पेश किया गया। बजट पेश किया गया, पूरे देश की नज़र उस पर गई, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बजट के बारे में कुछ पता ही नहीं कि उनके बारे में क्या कुछ साल भर का फैसला किया गया। लेकिन फैसला हो गया है। निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 आखिरकार लोकसभा में पेश कर दिया है। इससे पहले कि मैं बजट के बुलेट पॉइंट्स पर आऊँ और एक एक चीज़ को बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपके सामने रखूं, ताकि आप एक वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस साल का जो बजट था वो कैसा है, देश को क्या कुछ मिलने वाला है, हमको क्या कुछ मिलने वाला है और आगे की देश की पॉलिसियाँ और नीतियाँ कैसी बनेंगी। इससे पहले कि मैं बजट पर आऊँ, आपको बता दूं कि मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप ग्लोबल बाउंड्री यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी और आप आसानी के साथ आसान भाषा में जटिल मुद्दों को समझ पाएंगे हमारे द्वारा। आइए शुरू करते हैं कि दरअसल बजट क्या है। बजट के शब्द की बात करें तो दरअसल ये फ्रेंच के शब्द बोगेट से लिया गया है। बोगेट का मतलब फ्रेंच में होता है चमड़े का थैला। दरअसल पहले बजट थैले में ही पेश किया जाता था, जो लेदर का हुआ करता था। लेकिन निर्मला सीतारमण ने इस ट्रेडिशन को तोड़ा और उन्होंने लाल कलर के कपड़े का थैला इंट्रोड्यूस किया और उसमें पेपर रख करके बजट को प्रस्तुत करना शुरू किया। लेकिन इस बार जो बजट है वो बहुत अहम इसलिए भी है और अलग इसलिए भी है कि इस बार पेपरलेस बजट है। आप कहेंगे ये क्या है? मैं कहूँगा कि हाँ, उस थैले में अब पेपर नहीं था बल्कि एक टैबलेट था और उसी टैबलेट में बजट से रिलेटेड तमाम जानकारियां थीं, जिसको देख करके उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुति की। अब आइए आपके सामने बजट का आसान भाषा में एक खुलासा पॉइंट टू पॉइंट रख देते हैं और आप उससे देख करके अंदाज़ा लगा लीजिए कि साल भर आपके लिए किस तरह का फैसला किया गया है। इस बजट में उनका फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे था। हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि सैलरीज या सर्विसेज पे जो पैसा खर्च किया जाता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च किया जाता है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन इस बजट में निर्मला सीतारमण ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इसके लिए बजट 2021-22 में 5.54 लाख यानी 5.5 लाख के करीब बजट रखा गया है, ताकि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। आपको बता दें कि 2014-15 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था वो 1.97 लाख करोड़ था, यानी तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के करीब। लेकिन अब यही बढ़ करके 5.54 यानी 5.5 लाख के करीब हो गया है। आप अंतर देख सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार कितनी कोशिश कर रही है और उसके लिए कितना बड़ा बजट लेकर के आई है। अब दूसरे पॉइंट हेल्थ पे आते हैं। इस बार हेल्थ यानी स्वास्थ्य व्यवस्था पे सरकार ने कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी दिखाई है। इस बार स्वास्थ्य के लिए पिछले साल के कंपैरिजन में सरकार ने इस बजट में 137 गुना इजाफा किया है, यानी 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। अब ऐसी सूरत में ये देखने वाली बात यह है कि इससे हेल्थ सिस्टम कितना ज़्यादा इंप्रूव होगा। साथ ही साथ सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 के वैक्सीन के लिए भी एलोकेट किया है। अब ये जो अगला पॉइंट है, इस पे लोगों का ध्यान ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सरकार इसको डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही। ये मैं अंग्रेजी का शब्द क्यों बोल गया? दरअसल इसका मतलब सीधे सीधा अगर ये कहें तो ये प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। यानी सरकार ये कह रही है कि अब कुछ चीज़ों को प्राइवेट करना पड़ेगा। प्राइवेट करने से मुराद ये है कि प्राइवेट हाथों में कुछ चीज़ों को बेचना पड़ेगा। यानी 2 सरकारी बैंक जो होंगे पब्लिक सेक्टर के, वो प्राइवेट हाथों में बेचे जाएंगे और एक जनरल इंश्योरेंस की कंपनी जो होगी वो भी बेची जाएगी। इसके अलावा एक शॉकिंग बात यह है कि अब इंश्योरेंस सेक्टर में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 74 कर दिया गया, यानी 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया। इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि अब बाहर की जो कंपनियां होंगी वो भारत के इंश्योरेंस सेक्टर को ऑन करेगी। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि 50% से ऊपर अगर किसी कंपनी में किसी का शेयर होता है तो समझ लीजिए कि 51% अगर दूसरी कंपनी का शेयर हो गया तो वही कंपनी 51% वाली उसका मालिक बन जाती है और 49% वाली कंपनी बस खाली शेयर होल्डर ही रह जाती है। तो भारत यही कर रही है कि 74% अपना इंश्योरेंस का शेयर FDI में दे रही है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
के हवाले से 74% शेयर बेच रही कह सकते हैं। अब ऐसी सूरत में सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के पास इंश्योरेंस के मामले में सिर्फ 26% शेयर रह जाएंगे। ऐसी सूरत में लोगों का एतराज़ इस बात पर है कि यही बीजेपी सरकार जो 20% एफडीआई के लिए इतना ज़्यादा आनाकानी और इतना ज़्यादा हंगामा मचा रही थी, अब 74% करने जा रही है। इस पे सारे लोग खामोश हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के लोग खुद ब खुद खामोश हैं। और जब निर्मला सीतारमण 74% बोल रही थी तो बीजेपी के लोग तालियां पीट रहे थे और मेज़ें थपथपा रहे थे। किसी को शर्म भी नहीं आ रही थी इस बात पर कि हम जब 20% पर चिल्ला रहे थे और आज हम खुद ही 74% कर रहे हैं, आखिर हमारी अकल को हो क्या गया है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इस बारे में कोई न पता है, न ही लोग इस बारे में समझना चाहते हैं। हमने सोचा आपको इस बात की जानकारी दे ही देते हैं। इसके अलावा एक और अहम बात ये भी है कि LIC जो बहुत ही चर्चित कंपनी है, उसका IPO होने जा रहा है। ये IPO क्या भला है? IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि कोई भी जो कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको IPO बोलते हैं। तो पहली मर्तबा LIC अब स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट होने जा रही है। इससे भी सरकार बेसिकली पैसा कमाएगी। सरकार का मेन इंटेंशन यही है। अगला पॉइंट टैक्स स्लैब का है। टैक्स स्लैब में देखिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पिछली बार का टैक्स स्लैब था वही इस बार का भी टैक्स स्लैब रखा गया है, यानी उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। दरअसल टैक्स स्लैब होता क्या है, आसान भाषा में अगर आपको समझा सकूं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपको कोई इनकम है और आपकी इनकम साल भर में 5 लाख से कम है, 1 रुपया भी कम है, यानी 4,99,999 रुपया है, तो आपको कुछ भी 1 रुपया भी सरकार को इनकम टैक्स के तौर पर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 5 लाख रुपया पहुंचेगा, आपके ऊपर एक टैक्स का सिस्टम लागू हो जाएगा। दरअसल क्या होता है कि सरकारें जो टैक्स से पैसा कमाती हैं, GST से पैसा कमाती हैं, तब हम पर खर्च करती हैं। तो इनकम टैक्स तो बहरहाल ज़रूरी चीज़ है और इनकम टैक्स सरकार अमीरों से लेती है। अब जाहिर सी बात है जो 4 लाख 5 लाख साल का कमाएगा तो थोड़ा बहुत अमीर हो जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि इनकम टैक्स सरकार अमीरों से कमाती है। स्लैब टैक्स अगर आसान भाषा में और समझना चाहें तो कुछ यूँ समझ सकते हैं कि बेसिकली एक तख्ती होती है और उसी तख्ती पर एक कुछ पॉइंट्स लिखे रहते हैं और उस पॉइंट में ये लिखा रहता है कि आपकी आमदनी कितनी है, उसी हिसाब से हम आपके पास से इनकम टैक्स ले लेंगे। तो बेसिकली पिछले साल का जो टैक्स स्लैब था वो 5 साल से शुरू हुआ था, यानी इनकम टैक्स उनके लिए था जिनकी आमदनी सालाना 5 लाख तक है। अगर 5 लाख है तो 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में आपको 10% देना होता था, 7.5 से 10 लाख के बीच में 15% देना होता था, 10 से 12.5 लाख के बीच में आपको 20% देना होता था और 12.5 से 15 लाख के बीच में 25% और उसके ऊपर 30%। ये स्लैब था और इसमें फ़िलहाल कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऐसे ही है, जूं का तूं है, जस का तस है, इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई है। अगला पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा इस लिहाज से कि सरकार एक कंपनी बनाने जा रही है जिसका नाम है असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी उसको बैड बैंक भी कह सकते हैं। बैड बैंक तो सरकार ने एग्जैक्टली उसका नाम नहीं दिया, लेकिन समझने के लिए उसको बैड बैंक ही कहते हैं। हालांकि नाम उसका बैड बैंक है लेकिन वो दरअसल गुड बैंक है। वो कैसे? इस कंपनी का बेसिक काम ये होगा कि ये कंपनी बैंकों से उनका NPA ले लेगी। मिसाल के तौर पर PNB बैंक है। अब PNB बैंक में मतलब करोड़ों का NPA हो गया है। NPA मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी किसी ने कर्जा ले लिया, वो चुकाया नहीं और वो चुकाने की उम्मीद भी नहीं है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी NPA बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है बैंकों को लॉस होता है, इससे बैंकों का घाटा होगा। तो सरकार ने एक आइडिया निकाला और कहा कि एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो कंपनी ये जिम्मेदारी उठाए कि हम इन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जितने हैं उनको हम रिकवर करेंगे किसी तरीके से। तो अब क्या करेगी? बैंक तो रिकवर करने से रहे, तो सरकार ने अलग से एक कंपनी बना दी। तो बैंक उस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे और उस कंपनी को कहेंगे कि आप हमारा NPA रिकवर करा दो। अब उसके लिए क्या करेंगे? बैंक कहेगा कि ठीक है, हमारा मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए का NPA है, तो कंपनी कहेगी एक काम करो, हम आपको 60 करोड़ रुपए दे देते हैं और इतने में आप अपना काम चलाओ, बाकी हम उस बंदे से निपटते हैं जिससे हमें कैसे निकालना है। उसको मिसाल से आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये का एक फटा हुआ नोट है। अब जब फटा हुआ है तो उसकी वैल्यू 0 है, यानी कोई ले नहीं रहा है। तो हमने क्या किया कि हमारे सामने एक बंदा खड़ा हो गया और वो कह रहा है कि एक काम करो, आप 70 रुपये में ये नोट हमें दे दो। हमने कहा यार तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी तक तो 0 था, 70 रुपया तो कम से कम मिल जाएगा। तो हमने उसको क्या कर दिया, उसको हमने नोट दे दिया। अब उस बंदे का हेडेक है, वो 70 रुपये को 80 रुपये में कमाए, उसको 90 रुपये में बेचे या पूरा 100 रुपये उसको रिकवर कर ले, ये उस बंदे का हेडेक है, हमारी लायबिलिटी छूट गई। यही बेसिकली सरकार इस कंपनी के ज़रिए से करना चाह रही है। यानी इस असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम ही ये होगा कि जितने बैंकों के NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनको रिकवर करेगी और
उससे पहले उनको कुछ पैसे उनको दे देगी और बैंक अपना मामला अलग हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बेसिकली बैंकों के पास पैसे आ जाएंगे, लिक्विडिटी आ जाएगी और बैंक फिर लोन दे पाएंगे। और जब लोगों के पास पब्लिक में यानी मार्केट में पैसा आएगा तो उससे फिर डिमांड बढ़ेगी, यानी परचेसिंग डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, यानी फिर तरीके से अर्थव्यवस्था एक तरीके से घूमने लगेगी। आप यूँ कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के चक्के में वो पहिए में ग्रीसिंग का काम करेगा। इसके बाद एक और धमाकेदार बात, अब ये धमाकेदार बात यह है कि सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अब वो कुछ प्राइवेट कंपनियों को बेचने वाली है, यानी सीधे सीधे डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है। उसको नाम दिया गया है स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट, और फिलहाल तो सरकार ने उसका नाम भी ले लिया, प्राइवेटाइजेशन का नाम भी। पहले तो डरती थी सरकार प्राइवेटाइजेशन बोलने में, लेकिन अब सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर बजट में नाम भी ले लिया और उसको प्राइवेटाइजेशन बोल दिया। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने इसको स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहा था, लेकिन इस सरकार ने अब सीधे सीधे ये खुल के मैदान में आ गई है और उसने कह दिया है कि ठीक है, हम प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। अब प्राइवेटाइजेशन कैसे होगा और कितना होगा और कितने का होगा, आपको बता दूं मैं। सरकार का जो लक्ष्य था वो 2,10,000 करोड़ रुपए का था, यानी 2,10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वो बेच करके पैसा जुटाने वाली थी। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया और 15 से 20,000 करोड़ रुपए ही सिर्फ हो पाए थे। अब सरकार ने क्या किया है, इस बार 1,75,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट किया है, यानी 1,75,000 करोड़ रुपए सरकार बेच करके पैसा जुटाएगी। इसको दो तरह से देखा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिफॉर्म की दृष्टि से तो ये ठीक है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार अपने घर की संपत्ति बेच करके अपना पैसा जुटा रही है, जो कि किसी भी तरीके से इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें, सरकार ने साफ साफ नीति आयोग से कह दिया है कि नॉन कोर पीओसीज को वो शॉर्टलिस्ट कर लें ताकि उन्हें स्ट्रेटजिक सेल किया जा सके। अगला पॉइंट ये है कि सरकार ने इस बजट में कुछ स्टेट्स को बजट एलोकेट किए हैं हाईवेज बनाने के लिए। उसमें आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरला शामिल हैं। आपको बता दें, इन चारों स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सरकार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम बजट एलोकेट कर रही है। तो इससे कोई हैरानी की बात नहीं है, सरकारें यही सब हरकतें करती हैं, लेकिन जनता बहुत मूर्ख है। इसका अंदाज़ा आपको बिहार चुनाव में लग गया होगा, जब सरकार ने कह दिया था कि फ्री वैक्सीन दिया जाएगा और जनता ने इस पर भरोसा भी कर लिया। हालांकि उनको कौन बताता कि फ्री वैक्सीन सिर्फ बिहार को नहीं पूरे देश को मिलना था। अब अगला पॉइंट है असेट्स मोनेटाइजेशन। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब सरकार जितनी भी असेट्स हैं उनको मोनेटाइज करेगी। ये असेट्स क्या होते हैं? असेट्स का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ें हैं जैसे खाली पड़ी हुई हैं, जैसे रेलवे की ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं जो खाली पड़ी हैं, उसको सरकार मोनेटाइज करेगी। मान लीजिए स्टेडियम है, वेयर हाउसेज़ हैं, इनको सरकार मोनेटाइज करेगी, किसी को देगी, उससे वो पैसे देंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार एक तरीके से पैसा इकट्ठा करने के लिए हर तरीके जतन कर रही है। जहां से भी पैसा मिल जाए सरकार पैसा ही हासिल करना चाह रही है। अगला पॉइंट DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी एक किस्म का डेवलपमेंट बैंक होगा जो दूर अवधि के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको वो पैसा देगा, ताकि वो कहीं ना कहीं अपना काम आसानी के साथ 4-5 साल का जो प्रोजेक्ट है उस पर आसानी के साथ काम हो सके। क्योंकि होता क्या है ना, मान लीजिए नॉर्मल बैंक से अगर लेते हैं तो नॉर्मल बैंक में क्या होता है कि आम आदमी का पैसा होता है, कासा से पैसा होता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो अब लोग अगर आ जाएंगे, बहुत सारे लोग पैसा निकालने आ गए तो पैसे की शॉर्टेज पड़ जाएगी, तो वो तो जाहिर सी बात है ये बैंक तो नहीं देने वाले हैं इस तरह के लोन। तो ऐसे इसके लिए एक मतलब स्पेशल बैंक होता है, उनको डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। जैसे इससे पहले IDBI, ICICI वगैरह थे, ये पहले डेवलपमेंट बैंक ही थे, अब इनको कमर्शियल बैंक में उसको कन्वर्ट किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप का एक डेवलपमेंट बैंक बनाया जाएगा जो दूरगामी प्रोजेक्ट्स के लिए वो पैसा देगा, और इसका जो बजट एलोकेट होगा वो अगले 3 सालों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का होगा। यानी इसकी जो लायबिलिटी होगी वो 5 लाख करोड़ रुपए की होगी, और सरकार इसके कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए को एलोकेट करेगी। अगला पॉइंट लेबर कम्युनिटी के लिए है। लेबर कम्युनिटी के लिए इस बार कोई खास घोषणा तो नहीं की गई है, अलबत्ता गिग वर्कर्स के लिए एक पोर्टल बनाए जाने की बात कही गई है जहां उनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको बताया जाएगा कि नौकरियां कहां हैं और कैसे नौकरियां वो पा सकते हैं, यानी उनको नौकरी दिलाने के लिए एक कोशिश होगी। अब ये गिग वर्कर्स क्या होते हैं? गिग वर्कर्स का मतलब ये होता है कि जिनका कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता है, जैसे रिक्शा ड्राइवर हो गए या इस टाइप के लोग हो गए, मतलब इनका स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता है, ये कभी मूव करते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। ऐसे लोगों को गिग वर्कर्स बोलते हैं। सरकार इनके लिए एक पोर्टल बनाने जा रही है। अगला पॉइंट एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन में 15,000 स्कूलों को नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्वालिटीवाइज किया जाएगा और 100 आर्मी के स्कूल बनाए जाएंगे और लेह में एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। इसके अलावा इस बजट में 3.5% GDP का एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा।
इसके अलावा जीडीपी से रिलेटेड बहुत तरह की बातें कही गई हैं। निर्मला सीतारमण का जो भाषण था वो 1 घंटे 52 मिनट का भाषण था और उसमें बहुत तरह की बातें कही गई। अगर हम उसको पूरी तरीके से कन्फाइंड करेंगे तो घंटों में वीडियो चला जाएगा। हमने बुलेट पॉइंट्स को बता दिया, जो बड़े बड़े मेजर चीज़ें थी हमने उनको आपके सामने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में रख दिया। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको इसकी जानकारी फ़ौरन मिल जाए।